and risky, and another editor called it the biggest gamble in history. Organizer and magazines wrote the Jawaharlal Nehru put life to conquest and failure of universal adult franchise in India. The British number of Indian civil services claim that the future is a more intelligent age will view with astonishment and absurd force of recording the voter of millions of illiterate people. अर्थात अमल में ये हुआ कि हमने अपने आप में एक बहुत ही जोखिम भरा एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक हिंदुस्तान के संपादक ने लिखा है कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ इसको करार दिया है। इसको कहते हैं कि द बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री। कहते सबसे बड़ा ये जुआ था जिसके ऑर्गेनाइज़र ने एक पत्रिका में लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवित रहते ही यह देख लिया और पछताएंगे कि भारत की में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा, यानी कि यूनिवर्सल फेडरल एंचस ये जो है ये असफल रहा है। और आने वाला वक्त और कहीं ज़्यादा जानकर इस दौर में बड़े ही विस्मय से होंगे कि लाखों अनपढ़ लोगों ने इसमें मतदान किया, वो भी एक बेहुदा नौटंकी को देखेंगे कि किस प्रकार से मिलियंस लोग और वोटर्स लोग आए और उन्होंने आकर के इलिटरेट लोगों ने आकर के यहाँ पे वोटिंग की। The election had to be postponed twice and finally held from October 1951 and February 1952, but the election is referred to as the 1952 election since most part of the country voted in January 1952. It took 6 months for the campaigning, polling and counting to be completed. Elections were competitive. There were on an average more than 4 candidates for each seat. A level of the partition was increasing. More than half eligible voters turned out to vote on the day of elections. When the results were declared, they were accepted as a fair even by the loser. The Indian experiment had proved the cities wrong. The Time of India held that the polls have confounded all these suspects who fought the introductions of adult franchise to risky an experiment in which country. The Hindustan Times claimed that there is universal agreement that the Indian people have conducted themselves admirably in the large experiment in democratic elections. In this history of the world, the observer outside India were equally impressed. India's general election in 1952 became a landmark in the history of democracy all over the world. It was no longer possible to argue that democratic election could not be held in condition of poverty to lack of education. It proved that democracy would be practiced and anywhere in the world. नाउ जिस समय इलेक्शन हुआ था उसको 2 बार उनको पोस्टपोन करना पड़ा और आखिरकार 1951 में और 52 की फरवरी तक के चुनाव हुए। इस समय इलेक्शन को 1952 का इलेक्शन के नाम से ही कहा जाता है क्योंकि इंडिया के अधिकांश हिस्सों में मतदान जो है 1952 में ही हुए। इस समय इलेक्शन कैंपेनिंग एंड द पोलिंग और काउंटिंग सब कुछ होने में 6 महीने का समय लगा। तो चुनावों में जो भी उम्मीदवार थे जिनके बीच में मुकाबला चल रहा था, हर सीट के लिए 4-4 चुनाव के उम्मीदवार मैदान में थे और लोगों ने इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी भी की थी, वो पार्टिसिपेट भी किए थे और कुल मतदाताओं में से आधे से अधिक ने वोटिंग के दिन अपना वोट भी डाला था। तो इलेक्शन के जब रिजल्ट घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इस परिणाम को निष्पक्ष बताया था और ये सार्वभौम मताधिकार के प्रयोग की ने जो क्रिटिसाइजर थे उन लोगों का इसने मुंह बंद कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इस इलेक्शन में उन सभी क्रिटिसाइजर संदेह पर पानी फेर दिया जो सार्वभौम मताधिकार की इस शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का एक सौदा मान रहे थे। क्योंकि देश के बाहर के कुछ ऐसे भी लोग थे जो पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर बन के आए थे, वो हैरान थे कि हिंदुस्तान टाइम में लिखा है कि यह बात हर जगह मानी जा रही है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड के इतिहास में सबसे बड़े डेमोक्रेसी के रूप में आई है और उसने बखूबी अंजाम दिया है।
तो 1952 का जो आम चुनाव है पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के इतिहास के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। और ये अभी दलील दे पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि डेमोक्रेसी चुनाव जो है ये गरीबी और पावर्टी और इलिटरेट के माहौल में नहीं करा जा सकते। ये बात बिल्कुल साबित हो गई है कि दुनिया में कहीं भी डेमोक्रेसी को अमल पर लाया जा सकता है।